आज हम मौजूद हैं खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ, जो कि हमारे साथ इस वक्त हैं। और देखिए, हम उनके साथ उनके कैंपेन में जा रहे हैं। तो इस वक्त हम उनके इस चुनावी यात्रा के इस प्लेन में मौजूद हैं और यहीं हम समझने की कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र की जो चुनावी राजनीति है उसकी दशा और दिशा क्या है, वो किस तरफ बढ़ रही है। एकनाथ शिंदे किस तरह से इन चुनावों को देख रहे हैं। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, सवालों की अगर हम बात करें तो बहुत सारे सवाल रहते हैं महाराष्ट्र को लेकर, न सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर बल्कि पूरे देश में जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है उसको लेकर भी आपकी तरफ लोग देख रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति का एक बहुत ही अलग चेहरा आप है। तो मैं अपनी बातचीत की शुरुआत जो प्रधानमंत्री ने TV9 भारतवर्ष को इंटरव्यू दिया है उससे ही शुरू करूंगा। और पहला सवाल मेरा यही है, प्रधानमंत्री ने हमारे इंटरव्यू में ये कहा कि बाला साहब ठाकरे के जो विचार हैं उसका पूरा सम्मान है और जब भी कभी कोई अवसर आएगा तो मैं बाला साहब के विचारों के साथ खड़ा रहूंगा। इस स्टेटमेंट को, इस बयान को आप कैसे देखते हैं ऐसे वक्त में जब बाला साहब की विरासत को लेकर काफी बहस है महाराष्ट्र में? सबसे पहले मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि उन्होंने बाला साहब ठाकरे जी के विचार आगे बढ़ाने वाले लोग, उस विचारधारा पर सरकार बनाने वाले लोग और उनकी विचारधारा जो बाला साहब की विचारधारा है उसके साथ रहने का जो बात कही है वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और उन्हीं का सपोर्ट है हमारी सरकार को। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर हम काम कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार है और हमने सरकार जो गठित की शिवसेना बीजेपी की, जो हमारे आइडियोलॉजी सेम है। 2019 में जब चुनाव हम लड़े, शिवसेना भाजपा साथ में, शिवसेना और बीजेपी साथ में लड़े, सरकार भी शिवसेना बीजेपी की होनी चाहिए थी, ऐसे लोगों की भी भावना थी और अपेक्षा थी, लेकिन दुर्भाग्यवश वैसा नहीं हुआ और सरकार एक सत्ता की कुर्सी, एक मुख्यमंत्री पद पाने के लिए बाला साहब ठाकरे जी के विचार को त्याग दिया, उनके विचार को तोड़ मरोड़ दिया और कुर्सी के लिए कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया। जो बाला साहब हमेशा कहते थे, ये कांग्रेस को दूर रखना, ये मेरी पार्टी की मैं कांग्रेस नहीं होने दूंगा, जब ऐसी नौबत आई तो मेरी दुकान यानी शिवसेना बंद करूंगा। और वही उल्टा उनके सुपुत्र जी ने किया कि जो बाला साहब नहीं चाहते थे, वो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री बनने की लालसा में खुद का स्वार्थ जागृत हुआ और सरकार बना दी। एक चीज जो अक्सर बात आती है, जब आपने कहा कि उद्धव ठाकरे ने सरकार बनाई, मुख्यमंत्री बने, तो हमेशा ये मैं जमीन पे भी जा रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ और एक अजीब सी बहस है कि बाला साहब की शिवसेना की विरासत का असली वारिस कौन है, कौन होगा। बल्कि मैं अगर सीधे पूछूं कि कौन है असली शिवसेना, तो ये भी लोग बहस कर रहे हैं और इसको लेकर काफी चर्चा है। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस पे। असली शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी ने बनाई, बाला साहब ठाकरे जी ने शिवसेना का निर्माण किया। तो बाला साहब ठाकरे जी के विचार जो आगे बढ़ा रहे हैं वो असली शिवसेना है और उनके विचार आगे बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं और उनके विचारधारा पे हमारे सरकार का गठन भी हमने किया है। शिवसेना हमारे पास है, धनुष्मान हमारे पास है, शिव सैनिक हमारे पास है, 50 विधायक 55 विधायक हमारे साथ हैं, 13-14 खासदार सांसद हमारे साथ हैं, लाखों कार्यकर्ता है हमारे साथ है। तो असली शिवसेना कौन है और बाला साहब ठाकरे जी के विचार को खुद के स्वार्थ के लिए छोड़ने वाली नकली शिवसेना कौन? तो आप कह रहे हैं कि बात या लड़ाई विचारों के विरासत की थी, न कि सत्ता के विरासत। देखिए, हमें बाला साहब ठाकरे जी की संपत्ति नहीं चाहिए, हमें उनके विचार यही हमारी संपत्ति है। मैं बार बार यही कहता हूँ, उनकी संपत्ति के वारिस
परिवार है, लेकिन विचार के वारिस जो है, विचार को आगे बढ़ाने वाले हम लोग हैं, और जिन्होंने विचार त्याग दिए वो वहां पर है। और इसलिए बाला साहब ठाकरे जी के विचार को आगे बढ़ाना, उनके विचारों के मुताबिक कारोबार करना, इसलिए तो लोग हमसे जुड़ रहे हैं, लोग उनको छोड़ रहे हैं। क्यों जुड़ रहे हैं? क्योंकि हम बाला साहब के विचारों के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अच्छा मुख्यमंत्री जी, एक चीज है, मैं वापस उसी रेफरेंस पॉइंट पे आता हूँ। प्रधानमंत्री ने टीवी9 को जो इंटरव्यू दिया उसमें एक बात उन्होंने कही कि उद्धव ठाकरे बाला साहब के पुत्र हैं, इसमें तो कुछ मुझे कहना नहीं है, और परिवार के नाते मैं उनका हमेशा सम्मान करूंगा। अगर कल को कोई मुसीबत आई तो पहला व्यक्ति मैं होऊंगा जो उन तक पहुंचूंगा, उन तक मदद पहुंचाऊंगा। इस बयान को आप कैसे देखें? उन्होंने कहा है कि व्यक्तिगत तौर पर उनको कोई तकलीफ आई तो निश्चित रूप से ये मदद करेंगे। ये उनका बड़प्पन है, उनकी महानता है, क्योंकि जब वो बीमार थे उद्धव जी, तभी भी मोदी जी पूछताछ करते थे, हालचाल पूछते थे, केवल बाला साहब ठाकरे जी के प्रेम की वजह से। बाला साहब ठाकरे जी और उनका रिश्ता जो था वो रिश्ते की वजह से, लेकिन उद्धव जी ने वो रिश्ते को तोड़ दिया है, वो भूल गए हैं। अभी इतना अनाप शनाप मोदी जी के बारे में बात करते हैं, इतनी गालियां देते हैं, लेकिन ये लोगों को पसंद नहीं है। फिर भी मोदी जी बोलते हैं कि जब व्यक्तिगत तौर पर कभी कोई कठिनाई आई तो मैं साथ दूंगा। ये क्या है? ये इतनी बड़ी महानता है। ये महानता कहा, और एक जो मराठी में कहते हैं कि ये कद्रू नैरो माइंड युवक का। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि उद्धव मुझे चाहे जो बोले, जैसा आप खुद भी कह रहे थे, लेकिन उन्होंने हमें इंटरव्यू देते हुए साफ साफ टीवी पे कहा कि मैं कभी नहीं बोलूंगा, कोई अपशब्द नहीं बोलूंगा। ये बड़प्पन है ना उनका। देखो, मोदी जी काम को फोकस करते हैं, देश की सेवा को फोकस किया है, इसलिए देश का नाम पूरे दुनिया में रोशन किया है। आज भारत बोलता है तो दुनिया हिलती है। पहले क्या था? भारत के ऊपर पाकिस्तान दहशतवादी हमले कर रहे थे, जाकर इन्हों में वो कमेटी में शांति बनाए रखने की अपील करते रहे। मजबूर भारत नहीं, अभी मजबूत भारत है। मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत भारत है, मजबूत है, बहुत ही ताकतवर है। और अभी बोलते नहीं, वो करके दिखाते। सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाया। वे पहले हमारे सैनिकों के गर्दनें छाट कर लेके जाते थे, आज हिम्मत है। बॉम्ब विस्फोट करते थे, आज हिम्मत है? हिम्मत नहीं है। लाल चौक में तिरंगा फैलाने की हिम्मत थी मोदी जी की वजह से। 370 कलम हटाने की हिम्मत थी मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने किया। क्या है? आज इतना बड़ा काम देश के लिए कर रहे हैं। आज देश बोलता है तो दुनिया सुनती है। तो ऐसे समय पे इतना बड़ा त्यागी प्रधानमंत्री, जिन्होंने 10 साल में एक भी छुट्टी नहीं ली, कौन कर सकता है? ये दिन रात मेहनत करने वाले एक तरफ और ऐशो आराम करने वाले दूसरी तरफ। ऐसे लोगों को गालियां देना, ऐसे हमारे देशभक्त प्रधानमंत्री को गाली देना, इसका मतलब पूरे देश को गाली देना। और आने वाले चुनाव में ये नतीजा जो है, ये मोदी जी बोलते नहीं, मोदी जी बोलेंगे भी नहीं, वो काम करते हैं। एक कहावत है, हाथी चलता है बाजार और बाकी का मैं बोलता नहीं। तो ये ऐसी हालत है, वो देखते बिकते नहीं, वो सिर्फ कभी एक ऐसा घूर के देखेंगे तो भी बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन उन्होंने छोड़ दिया है, बोले जाओ मैं काम करूंगा, मैं देश सेवा करूंगा, देश को आगे बढ़ाऊंगा, और आप गालियां देते हो। जितनी गालियां मोदी जी को देंगे उनका स्टॉक खत्म हो जाएगा, लेकिन जनता उतनी उनके साथ आती है। 2014 में भी देखा, आरोप लगाए, क्या हुआ? मोदी जी जीत गए। 2019 को बड़े बड़े आरोप लगाए, क्या हुआ? विपक्ष के नेता बनने के इतने भी सांसद नहीं आए, और अब भी वही हालत है।
आपने कहा कि नरेंद्र मोदी को चाहे जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है, उन्होंने कह भी दिया कि मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। लेकिन अगर मैं यही सवाल एकनाथ शिंदे से करूं, क्योंकि जब मैं अलग अलग दलों के लोगों से मिलता हूं और खासकर उद्धव गुट के जो कार्यकर्ता हैं या नेता हैं, वो आपके लिए भी बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और पार्टी को तोड़ने का जिम्मेदार बताते हैं, और वो शब्द आप जानते हैं कि किस तरह से उसका प्रयोग किया जा रहा है। मैं वही जानना चाहता हूँ, आपकी तरफ से भी बहुत संयमित तरीके से प्रतिक्रिया दी जाती है, आप इन सब चीजों को कैसे देखते हैं महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर, शिवसेना के अंदर इस तरह की चीज को लेकर? पहले तो पार्टी जो टूट गई, पार्टी टूटी नहीं, हमने पार्टी बचाई है। असली शिवसेना को बचाने का काम हमने किया है। शिव सैनिकों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे थे, उसको बचाने का काम हमने किया है। धनुष्यबाण को बचाने का हमने किया है। एक कांग्रेस के हवाले पार्टी की थी, उसको छुड़ाने का काम हमने किया है। और ये सब हुआ है। जो उठा हुआ, संघर्ष हुआ, नई सरकार बन गई, इसके जिम्मेदार खुद वो है, क्योंकि उन्होंने 2.5 साल में कुछ काम नहीं किया, घर में बैठे रहे। फेसबुक लाइव के क्या सरकार चलती है? राज्य चलता है, घर में बैठ के राज्य चलता है, कारोबार चलता है, लोगों से मिलते नहीं। विधायक तो जाने दो, मंत्री लोग से मिलते नहीं। तो विधायक जो है हमारे शिवसेना के, वो उसमें अंदरेज था। हम कैसे फेस करेंगे चुनाव आगे का? और तब उन्होंने कहा हम विचारधारा से परे जा रहे हैं। स्वतंत्र वीर सावरकर जी का अपमान कांग्रेस कर रही है और उनको लेके कंधे पे बैठ रहे हैं, तो कैसे सहन करेंगे? इसलिए हमने रिवोल्ट किया और उसमें लोगों के मन में जो बात थी, सरकार, लोगों के मन की सरकार हमने बनाई। लेकिन बात वही है कि आपके लिए जिस तरह के उपमाओं का, शब्दों का प्रयोग किया जाता है उधर से, आप लोगों ने बहुत बैलेंस रिएक्ट किया उसमें। असली वो शब्द हमें लागू नहीं होता है, वो शब्द तो उनको लागू होता है, क्योंकि शिवसेना और बीजेपी गठबंधन सरकार बनी, चुनाव हुआ, मोदी जी का फोटो, बाला साहब ठाकरे जी का फोटो लगा के वोट बटोरे और सरकार बनाई कांग्रेस के साथ। लोगों को विश्वास था कि बीजेपी और शिवसेना की सरकार बनेगी, तो विश्वासघात किसने किया? शिव सैनिकों के साथ विश्वासघात किसने किया? भारतीय जनता पार्टी के पीठ में खंजर किसने कोपा? तो बेईमान कौन? जो हमें शब्द यूज करते हैं उनको लगता है, उनको वो सही शब्द उनके लिए है। लेकिन बात यहाँ पर आके रुकती है कि महाराष्ट्र की राजनीति में 19 से लेकर 24 तक, मतलब 19 में और 24 में पूरा चित्र बदल गया। मतलब एनसीपी भी, उसका भी एक घटक इधर आया, आप लोग भी आए। ये हुआ क्या महाराष्ट्र में? एक अलग पैटर्न पे चली गई है महाराष्ट्र की राजनीति। क्या आप इसे ऐसे 2019 में ही खुद के स्वार्थ के लिए पैटर्न चेंज हो गया। पैटर्न क्या था? नेचुरल अलायंस करना, शिवसेना बीजेपी गठबंधन सरकार। क्या किया? पैटर्न ही चेंज कर दिया। अगर शिवसेना बीजेपी गठबंधन सरकार होती तो यह मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। तो जिस दिन नतीजे आने शुरू हुए, उनको पता चला कि हमारे बिना बीजेपी सरकार नहीं बना सकती, तभी उन्होंने कहा हमारे लिए सभी दरवाजे खुले हैं। तब विशेष शुरू हुआ। ये प्री प्लान था। उनको मुख्यमंत्री बहुत पहले से बनना था। उनको बनना था मुख्यमंत्री पहले से। बाला साहब ठाकरे कभी मुख्यमंत्री नहीं। बाला साहब ठाकरे जी रहते तो उनको नहीं बनाते, तो शिव सैनिकों को बनाते, शिव सैनिक को बनाते। तो क्या कभी उद्धव ठाकरे ने आपसे नहीं कहा कि आप बन जाओ? वो कहा था ना, उनको नहीं बनना था। मुझे बोले मुझे नहीं बनना है, मुझे नहीं बनना है। बोला ठीक है, शिव सैनिक को बनाएंगे। भले मुझे नहीं बनाते तो और किसी को तो बनाना चाहिए था। नहीं, तो आप क्या कह रहे हैं कि आपको उद्धव ने कहा कभी कि? देखिए, वो कह रहे थे मुझे नहीं बनना है। मुझे पूरी तरह उन्होंने आश्वासन दिया था और बोला था कि मुझे नहीं बनना है, आप बनना, बराबर? तो मुझे मत बनाना, दूसरे किसको तो बनाना था, खुद ही बन गए। और शरद पवार जी के बाद 2 दूत को भेजे, 2 लोगों को भेज दिया, बोले मेरा नाम सजेस्ट करो। आप कह रहे हैं ये पूरी स्क्रिप्टेड चीज थी? पूरी स्क्रिप्टेड।
खुद को 100% मुख्यमंत्री बनाने के लिए उद्धव ने एक स्क्रिप्ट लिखी थी। बिल्कुल, तो इसलिए तो 2 जन को भेजा ना शरद पवार जी के पास। शरद पवार जी को क्या जरूरत है? हमारी पार्टी का सवाल, हमारी पार्टी का निर्णय हम ले सकते हैं। उद्धव ठाकरे हो या एकनाथ शिंदे हो और कोई भी हो, मेरा इतना ही कहना है, मुझे नहीं बनाते कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने बोला था शिवसैनिक को बनाएंगे तो बनाना था। बाला साहब ठाकरे का सपना तो मोदी जी ने पूरा किया, अमित शाह साहब ने पूरा किया। ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरव्यू में कहा, मैं वो आपको कोट करके बता रहा हूँ क्या कहा उन्होंने कहा कि कम सीटें होने के बाद भी शिवसेना से हमने मुख्यमंत्री बनाया, यानी आपको समर्थन देकर बनाया। ये हमारी तरफ से बाला साहब ठाकरे के विचारों को श्रद्धांजलि। सही बात है। बाला साहब ठाकरे जी का विचार क्या थे, उनकी इच्छा क्या थी? एक आम शिवसैनिक मुख्यमंत्री बने, और इन्होंने भी बोला कि आम शिवसैनिक बनेगा, लेकिन उनका स्वार्थ जागरूक हो गया, मोह माया के जाल में फंस गए और खुद ही बन गए। तो मैंने पहले भी कहा कि बाला साहब ठाकरे जी को उनका सपना साकार करके असली श्रद्धांजलि तो मोदी जी ने दी हुई है। मुझे काम करने का मौका दिया, इतना बड़ा निर्णय लेने का। सरकार होते हुए मैं भी मिनिस्टर था, मेरे साथ 7-8 मिनिस्टरों ने सरकार को त्याग दिया। सरकार बनी बनाई सरकार में से हम उतर गए। ऐसा कभी होता है? एक नगर सेवक भी यहाँ से, पार्षद यहाँ से वहां जाने के लिए सोचता है। हम तो मिनिस्टर थे, हमने छोड़ दिया। आगे क्या होगा हमको मालूम नहीं था। क्या होगा जो होगा, हमने डिसाइड कर लिया। हम बाला साहब ठाकरे जी के विचार को बचाएंगे, शिवसेना को बचाएंगे, धनुष्मान को बचाएंगे, और हमारी अलायंस जो वैचारिक भूमिका है शिवसेना बीजेपी की, वो फिर जोड़ेंगे। इस पूरे प्रकरण में कहीं कोई ऐसा पॉइंट था कि ये चीजें रुक सकती थी? कुछ ऐसा हो सकता था कि ऐसा ना होता कि पार्टी के 2 हिस्से हो जाते? कोई ऐसा हमने बहुत कोशिश की। मैं ईमानदारी के साथ कहता हूँ कि मैंने 5 बार उनको बताया कि हम जो गलती आपसे हुई या बीजेपी के साथ हुई, आप बोल रहे हैं, छोड़ो। हम भूतकाल में नहीं जाते, हम वर्तमान और भविष्य में जाते हैं। हम शिवसेना और बीजेपी गठबंधन की सरकार बनाते हैं, और सरकार बना के फिर हम लोगों के सामने जाते हैं, भैया जो हो गया हो गया, अभी हम असली अलायंस गठबंधन पार्टी की सरकार बना। 5 बार तो मैंने कोशिश की। 5 बार आपने खुद प्रयास किया? मैंने खुद प्रयास किया। बोले हाँ करते हैं, बनते हैं, बनाते हैं, लेकिन उनका मकसद था कि अगर हम शिवसेना भाजपा का सरकार बनाएंगे तो हमें उतरना पड़ेगा कुर्सी पर से, और उनको 5 साल बने रहना था मुख्यमंत्री। पार्टी जाए खंडे में, शिवसैनिक जाए खंडे में, लोग जाए खंडे में, मुझे मुख्यमंत्री बन जाए। ये सब बात घूम फिर के आती है कुर्सी पर। आपका ये आरोप है कि सिर्फ कुर्सी की ही लड़ाई थी, बाला साहब ठाकरे के विचारों को पीछे छोड़ दिया गया? छोड़ दिया ना पीछे। बाला साहब ठाकरे, हमने पहले ही कहा कि भैया हमारे को कोई उनकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, उनके विचार यही हमारी प्रॉपर्टी है। लेकिन इन्होंने जो शिवसेना के अकाउंट में 50 करोड़ थे वो भी निकल लिए। वो लोगों के थे, शिवसैनिकों के थे, उस पे अधिकार शिवसेना का था। ये तो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। ये मैं बोला भी है कि उनको ना बाला साहब के विचार चाहिए, ना शिवसेना चाहिए, ना धनुष्यबाण चाहिए, उनको चाहिए पैसे। नहीं, आपने तो एक तरीके से बहुत गंभीर आरोप लगाया। नहीं, कि शिव सैनिकों के जमा पैसे निकाले। पार्टी केवल शिवसैनिकों के जमा होते हैं, थोड़ी वो हमारे होते हैं। तो वो पैसे तुरंत निकाल ले 50 करोड़ और दूसरे खाते में जमा कर दिए। ये पैसे की लालच और सत्ता की लालच में पूरी तरह ये सब काम कर दिया। जब लोगों से बात करते हैं, और मैं तो कहूँगा कि ग्रास रूट के जो नेता हैं अलग अलग दलों के, उनसे भी बात करते हैं, तो मैंने ये देखा, ये महसूस किया कि चाहे वो उद्धव ठाकरे के समर्थन वाले लोग हों या फिर शरद पवार के गुट के लोग हों, एक इमोशनल अपील वो कर रहे हैं मतदाताओं से कि हमारा घर, हमारा परिवार बिखर गया, तोड़ दिया गया, और उसके लिए नरेंद्र मोदी हों, आप हों, उनको वो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये जो भावनात्मक अपील है परिवार तोड़ने की, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या एनसीपी, शरद पवार अपना परिवार नहीं संभाल पाए या उनके परिवार को किसी ने तोड़ दिया? देखिए, ये पहली बात नहीं है। इससे पहले उद्धव जी ने राज ठाकरे को घर से निकाल दिया,
उनके बहू को निकाल दिया, भाई के बेटे को निकाल दिया, नारायण राणे को निकाल दिया, छगन भुजबल को पार्टी से निकाल दिया, गणेश नाइक को पार्टी से निकाल दिया। कितने लोगों को निकाल दिया है। ये इनसिक्योर महसूस करते हैं। बाला साहब ठाकरे जी, राज ठाकरे जी को वापस आओ ले रहे थे, लाने का प्रयास कर रहे हैं। लाने का प्रयास नारायण राणे जी खुद उनको ले आ रहे थे, लेकिन तुरंत इन्होंने कहा कि आप ऐसा करोगे तो हम घर छोड़ देंगे। बाला साहब ठाकरे जी को भी ये टॉर्चर करते थे, बाला साहब ठाकरे जी को भी बहुत तकलीफ देते थे। ये बहुत ऐसा माहौल बनाते कि वो बाला साहब ठाकरे जी को भी इसीलिए तो मैं पूछ मजबूर रहा था करते थे। कि जो एक इमोशनल कार्ड है वो खेला जा रहा है। इमोशनल कार्ड लोग, शरद पवार की तरफ से भी खेला। देखिए मैं एक बात बताता हूँ, लोगों को चाहिए डेवलपमेंट। ये तुम्हारे घर के मामले से किसको लेना देना नहीं। अरे तो क्या ये क्या जागीर है क्या? आप मुख्यमंत्री बने, फिर आपका बेटा बने, फिर आपका बहू बने, ये क्या चलता है? ऐसा होता है क्या? तो ये तो आपने एक पॉइंट ही उठा दिया जिसमें प्रधानमंत्री कहते हैं कि परिवारवाद को नहीं आगे बढ़ाना है, हमें देश और समाज के लिए काम करना है। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, क्या महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही प्रयास था जिसको एकनाथ शिंदे ने विराम दे दिया? सही में ऐसा ही प्रयास था। इतनी जल्दबाजी क्यों? अरे भैया काम करने दो, बड़ा होने दो। हमें किसी की कोई दिक्कत नहीं थी, हमें किसी बात की तकलीफ नहीं थी। एकनाथ शिंदे ऐसा कार्य करता है, आपको मैं बताऊंगा। मैं बाला साहब के विचारों की वजह से शिवसेना पार्टी में काम किया। हमारे गुरु आनंद दिगे जी हैं, उनके साथ मैंने काम किया। तो त्यागी थे, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं था। मुझे प्रेम चाहिए था, विश्वास दिखाना चाहिए था मुझे। उन्होंने जब उनको ऐसा लगा कि मेरे बाद मेरे बेटे को मैं बना नहीं पाऊंगा एकनाथ शिंदे अगर रहे तो, उनको उसमें अड़चन दिख रही थी, उनको स्पीड ब्रेकर दिख रहा था, ताकि मेरे मन में कुछ भी नहीं था। जब वो खुद बने तो मैं उनको पूरा सपोर्ट कर दिया, आप बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। फिर मेरा क्रिटिसाइज करने लगे, मेरी ताकत कम करने लगे, मुझे किसी केस में फंसाने की चक्कर में आ गए। कई लोगों को जेल में डालने की बात हो गई। देवेंद्र फडणवीस है, अपना गिरीश महाजन है, प्रवीण दरेकर है, ये और 2-4 लोग को अंदर डाल दिया। बीजेपी के नेता या बीजेपी के देवेंद्र जी तो बीजेपी के, और देवेंद्र जी ने हमेशा उनका काम किया, जो बोले वो किया, और उनको भी अंदर डालने का बात तो इसका आधार क्या है? ये आरोप बहुत गंभीर है। अरे भैया मेरे सामने सब बात हुई ना, मेरे सामने बोले अभी मेरे पास देवेंद्र जी का बहुत कच्चा चिट्ठा आया है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। ऐसा प्लानिंग था, इनको अंदर डाल के बीजेपी को कमजोर करके, बीजेपी को डरा के, महाराष्ट्र के उनके बीजेपी के जो विधायक है उनको फोड़ना और महाविकास आघाड़ी में लेना, ताकि इनकी कुर्सी 5 साल मजबूत रहे। ये पूरा प्लानिंग था, प्री प्लान। तो आप, और उसको मैंने पूर्ण विराम दे दिया। यही तो मेरा सवाल था। अरे हनुमान चालीसा बोलने वाले को जेल में ठोसते हैं, देशद्रोह का कलम लगाते हैं। आपके तो पत्रकार लोगों को 2-4 लोगों को ठोस दिया अंदर जेल में। ये क्या लोकशाही है क्या? अभी लोकशाही की बात करते हैं आप तो। वो कंगना रनावत का घर तोड़ दिया अहंकार में, वो हनुमान चालीसा वाले को जेल में डाल दिया 14 दिन, नारायण राणे को मंत्री होते हुए उसको जेल में डाल दिया, और इतने लोगों को और जेल में ठूसने का प्रयास था, ताकि महाविकास आघाड़ी मजबूत हो, बीजेपी के विधायक तोड़ के पूरी अपनी कुर्सी मजबूत करें। ऐसा होता है क्या किधर? पवार साहब जो कह रहे हैं उस पे आप क्या करें? पवार साहब क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि परिवार हमारा तोड़ा गया। हमारे अरे भैया परिवार के उसके लिए भी जिम्मेदार कौन है? और अजीत पवार जिन पे आप लोग आरोप लगाते थे, अजीत पवार जो है वो साथ में आया, क्योंकि मोदी जी का नेतृत्व उन्होंने देखा, जो मोदी जी देश का विकास कर रहे हैं, इसलिए उनका साथ देना है हमको। और राज्य में जो हम काम कर रहे थे, मैं और देवेंद्र जी, वो भी डेवलपमेंट का काम कर रहे थे। वो एक पॉजिटिव और प्रैक्टिकल आदमी है, तो वो हमारे साथ में आ गया। तो जब जब उनको भी मौका था आगे बढ़ने का, तब तब उनको पार्टी ने भी उनको बढ़ने नहीं दिया, रोक दिया। कि आप अनुभवी व्यक्ति हैं, जीवन का भी अनुभव है, आप बहुत ही जमीन से उठ के यहाँ तक पहुंचे हैं, तो आपकी सलाह भी बहुत मायने रखती है। क्या अगर मैं पूछूं कि कुछ लोगों को आपको कोई सलाह देनी हो, तो आप क्या सलाह देंगे? कुछ नाम अगर मैं लूं और आप अगर सलाह दे पाए, पहला नाम तो मैं उद्धव ठाकरे का ही लूंगा, कि अगर आपकी तरफ से कोई सलाह हो, क्योंकि साथ आपने काम किया है, जिए मरे हैं, सब कुछ किया है। नहीं, उन्होंने एक्सेप्ट करना चाहिए, सरकार बदली है,
उसके जिम्मेदार हम हैं, खुद है, आत्म परीक्षण करना चाहिए। और ये हमारी संस्कृति नहीं है बिलो द बेल्ट आरोप करना। मोदी जी कहा, आप कहा, ये हमारी महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है। और अगर शरद पवार को आपको कुछ कहना हो तो उनको क्या कहें? अरे शरद पवार तो बड़े धुरंधर नेता है, वो सीजन पॉलिटिशियन है, उनको क्या मैं कहूंगा। कोई एक चीज तो होगी, क्योंकि वो आपके ऊपर आ- मेरा अनुभव उनसे बहुत कम है। एक नाम मैं लूंगा, मुझे नहीं पता आप कैसे कहेंगे, इस पे क्या सलाह देंगे? संजय राउत को आप क्या? अरे बाबा प्लीज कोई तो सलाह दीजिए। कुछ नहीं, उनको कोई सलाह नहीं, क्यों नहीं देता? वो सबको सलाह देता है। संजय सुप्रीम राउत कोर्ट को कोई सलाह भी, सुप्रीम कोर्ट को भी सलाह देता है। उसके लिए इतने बड़े आदमी को मैं कैसे सलाह दूंगा। समय है पहली नौकरी पक्की पाने का, समय है कांग्रेस को चुनने का। हाथ बदलेगा हालात।